अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द ह्यूज ट्रांसमिशन। आज पीटीवी की जानिब से ये पेश की जा रही है विफाकी बजट जो कि आज आएगा। आज माली साला बजट यानी कि 2024 और 25 पेश किया जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। आज के दिन डिसीजन होगा, डिसाइड होगा कि पूरे माली साल में हमारे यानी कि इस फिस्कल ईयर में क्या क्या एक्सपेंडिचर्स होंगे, क्या क्या हमारे हर सेक्टर के लिए जो अमाउंट होगा वो मुख्तस किया जाएगा। कैसे हेल्थ सेक्टर के लिए, कैसे पीएसडीपी के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। एक डिटेल्ड आज बात होगी इस बजट ट्रांसमिशन में। साथ साथ अगर बात की जाए तो एक गुड न्यूज़ स्टार्टिंग ऑफ दी एक ट्रांसमिशन ही शेयर कर दें आपके साथ कि पूरे 2 वीक से हम देख रहे थे, यानी कि इस 2 हफ्ते से हम देख रहे थे स्टॉक मार्केट वाज डिप्रेसिंग। कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से बड़ी एक रूमर्स और स्पेकुलेशंस से, लेकिन आज के दिन जब बजट अनाउंसमेंट होने जा रही है तो फाइनली मार्केट भी बिहेव कर रही है। ऑल्दो हमने ये भी देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद यानी शरह सूद में जब कमी की गई 150 बिप्स, तो उसके बाद मार्केट का रिएक्शन वेरी नेक्स्ट डे नहीं आया। आज हमने देखा कि मार्केट इज रिएक्टिंग। मार्केट में आज जो है वो तकरीबन 500 अबव पॉइंट का इजाफा अब तक के जो एक अपडेट्स हैं उसके मुताबिक, क्योंकि क्लोजर अभी बाकी है और देखा जा रहा है। ये पॉजिटिव नोट इसीलिए है कि मार्केट इज एक्चुअली रिएक्टिंग कि आज बजट पेश होगा। कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से जो न्यूज़ थी यानी कि जो एक रूमर्स थे वो भी शट आउट हो गए और फाइनली बजट में कुछ यकीनन हेल्दी चीज़ें रखी जाएंगी। अवाम दोस्त बजट होगा। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट की थोड़ी सी पास्ट पॉलिसीज़ देखी जाएँ, थोड़ा सा एक पास्ट 2 ईयर्स पे हम नज़र डालें तो एक वक्त था कि हमारे पास फ्लड भी आ चुका था, डिफ़ॉल्ट के ख़तरात भी थे, लेकिन ये गवर्नमेंट पीडीएम गवर्नमेंट भी थी, फिर इंटरिम सेटअप आया गया, फिर उसके बाद अभी ये कोalition गवर्नमेंट और एक बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो कि अब जाके इस साल अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। साथ साथ मोहम्मद औरंगजेब साहब जिनकी पर्सनालिटी फाइनेंस मिनिस्टर, ही इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और ये फर्स्ट जी टाइम बजट देंगे। जी यासिर। जी बिल्कुल। आपने काफ़ी कलीदी जो नुकात हैं उनको उठाया। बजट जो है उससे उसके हवाले से यकीनन हम डिटेल्ड बात करेंगे कि ये बजट किस तरह का होना चाहिए। एक कारोबारी शख्स बजट को किस अंदाज में देखना चाहता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट इसको किस अंदाज में देखना चाहता है, एक ज़राअत से मुंसलिक किसान इस बजट को कैसे देखना चाहता है, एक नौकरी पेशा शख्स के लिए ये बजट कैसा होना चाहिए। इन तमाम नुकात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले हम देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे को जो कल पेश किया गया। आपने आज मार्केट के पॉजिटिव सेंटिमेंट की बात की है, तो उसके अंदर जो कल इकोनॉमिक सर्वे यानी पूरे पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड जो पेश किया गया है उसकी भी कंट्रीब्यूशन बनती है कि एक पॉजिटिव नोट के ऊपर हमारी एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 19 साल में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि एग्रीकल्चर ने इतना आउट परफॉर्म किया है मुझसे। अगरचे हमारा जो इंडस्ट्री पार्ट है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा, सर्विसेज सेक्टर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी नेगेटिव ग्रोथ थी 0.20 उससे हमने जंप किया है 2.4 का। और ख़ास तौर पे यहाँ पे बताना ज़रूरी है अपने नाजरीन के लिए कि IMF ने जो तखमीना लगाया था वो 2% पे लगाया था, ADB ने 1.9% पे लगाया था, जबकि आलमी बैंक ने 1.80% पे बताया था कि GDP ग्रोथ इतनी होगी। लेकिन उसके हमने जो बावजूद अचीव की वो 2.3% जी थी, which is very good. 2.4% पे 2.382 इसको हम कहते हैं 2.4% पे हमने अचीव किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। यकीनन हदफ हमारा 3.5% था, लेकिन हमने इससे बेहतर अचीव किया है। जो तमाम स्पेकुलेशंस थी, तमाम कैलकुलेशंस थी, उस हवाले से अपने पैनलिस्ट से तारुफ भी करवा देते हैं और फिर बाकायदा ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे। जनाब जी, 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 आज हमें ज्वाइन किया है नासिर इकबाल साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं, आदिल नवाज भट्टी साहब माशी तज्जियाकार हैं, और शकील मुनीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बिजनेस साइड से भी इनकी इनपुट लेंगे। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। टू स्टार्ट विद मैं आपसे आगाज़ कर लूँगा नासिर इकबाल साहब, थोड़ा सा अगर हम बात कर लें इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, हाउ डू यू सी किस तरह से पिछले साल हमारी इकॉनमी ने परफॉर्म किया है, और आगे जो इस साल का बजट जो पेश होने वाला है, जो आज अभी थोड़ी देर के बाद पेश होगा, वो कितना उसकी कंटिन्यूटी में नज़र आता है? आई थिंक हम जब पिछले साल को देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं उससे पिछले साल, तो ऑफ कोर्स एक अच्छा हमें स्टार्टअप मिल गया कि आपकी अराउंड 2.3-2.8% आपका ग्रोथ रेट रहा, जो कि एक हेल्दी ग्रोथ है इन टर्म के आपका उससे पिछले साल नेगेटिव ग्रोथ रेट था। इसको हम अगर पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ कंपेयर करें फिर तो हम कह सकते हैं कि स्टिल इट्स अ नेगेटिव ग्रोथ, बट इट्स अ गुड स्टार्टर कि हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। इस तरह आप रेमिटेंसेज की बात करें तो उसमें भी हमें थोड़ा सा ग्रोथ नज़र आया। आप टैक्स कलेक्शन की बात करें तो उसमें भी हमें ग्रोथ नज़र आई कि 30%।
ग्रोथ नज़र आई उसमें। इसी तरह जो गवर्नमेंट ने अपने बाकी अहदाफ मुख्तस किए तो उसमें भी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली उनको अचीव किया। बट इसके साथ साथ हमारे लिए एक वे फॉरवर्ड भी है और बहुत सारी ऐसी लर्निंग भी है जिनको हमने अगले साल के बजट में देखना है। मसलन टैक्स के मद में हम क्या नए इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जिससे हमारा बिज़नेस ग्रो करे। बिज़नेस के लोग बैठे हैं वो आपको बताएंगे कि पिछले साल जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी थी, हाई इंटरेस्ट रेट था, उसकी वजह से हमारा बिज़नेस कितना हर्ट हुआ। इसके अलावा जो और गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हुई थी उससे बिज़नेस कितना हर्ट हुआ। तो आने वाले बजट में ये तो एक खूबसूरती भी थी आप कह सकते हैं, क्योंकि इंपोर्ट बैन की गई तो ही लोकल बिजनेस इनकरेज किया। ये बिजनेस से आप पूछिएगा वो आपका जो आपको एक बताएंगे। वो रेट की बात कर रहे हैं कि रेट ज़्यादा था जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, अब एज अ वे फॉर देखें, अब हमने अगले साल के बजट की तरफ जा रहे हैं जो आय का सबसे बड़ा इशू है। उसमें जो हर बंदा देख रहा है वो टैक्स की तरफ देख रहा है। उसकी दूसरी साथ एक्सपेंडिचर्स है उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इशू हमारा टैक्स का है। तो कल ही हमने पाइड के प्लेटफॉर्म से एक टैक्स प्रपोजल इनिशिएट जी और उसको हमने तमाम स्टेक होल्डर के साथ शेयर भी किया है। वैसे उसमें तो ज़्यादातर कमी प्रपोज की गई, यही हम कहना चाह रहे हैं। और उसको किसी भी अच्छा टैक्स पे हम आते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेसिफिक जरा सेगमेंट वाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहले जरा इकोनॉमिक सर्वे पे आ जाते हैं कि किस तरह हमने हमारा रिपोर्ट कार्ड क्या रहा, हमने क्या परफॉर्म किया। बिल्कुल सही बात की है। मैं शकील मुनीर साहब से पूछूंगी, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे से पहले जो टैक्स की बात शुरू की है इसको कंप्लीट करना जरूरी है। एक तरफ इन्होंने कहा कि टैक्सेस के ऊपर नजरें हैं। ऑब्वियसली यस, जब बजट दिया जाता है तो हमें ये देखा जाता है कि हमारे पास रेवेन्यू कौन से, कहां से पैसे आने हैं जिसकी वजह से फिस्कल डिसिप्लिन हो। अब हमारे पास मौजूदा जो टैक्स टारगेट है वो 13.2 ट्रिलियन का रखा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि 12.9 रखा जाएगा। जस्ट वेट एंड सी कि अब बजट अनाउंस होता है तो क्या आता है। लेकिन हमारे पास लास्ट ईयर 9.4 ट्रिलियन और अब की बार 13.2 ट्रिलियन। यकीनन ये भी देखना ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है कि टैक्स में नरमी हो। टैक्सेस के हवाले से जो है वो IMF ने भी ऑल्दो कंडीशनैलिटी यही बताई थी कि आप टैक्स बेस बढ़ाएंगे, यानी कि टैक्स पेयर्स को बढ़ाएंगे, ना कि टैक्सेस को जो इनडायरेक्टली है। तो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए गवर्नमेंट के क्या प्लान होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, सबसे पहले तो बिज़नेस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस ही जब बढ़ जाएगी तो टैक्स आप कैसे कलेक्शन बढ़ाएंगे। पहले तो एक चीज़ को एड्रेस किया जाए कि आया बिज़नेस को आपने जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट तो कुछ दें कि वो अपनी प्रोडक्शन कर सकें, वो अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकें। अगर कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उससे वो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव नहीं रह जाएगी मार्केट के लिए कि वो कैसे मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये हमारी 1.5 की रिडक्शन, आप इसको खुशाइन नहीं देखते? 1.5% थोड़ा सा खुशाइन है, बिल्कुल है, लेकिन उसके अलावा भी देखें आपको हम सबसे बड़ा जो इस वक्त जो इंडस्ट्रीज़ को फियर है वो एनर्जी का है कि एनर्जी की जो हाइप है जो उसकी वजह से इंडस्ट्री चल नहीं पा रही। इंडस्ट्री को कम से कम चलने का तो मौका दिया जाए। उसके साथ इंडस्ट्रीज़ को मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि इंडस्ट्री वाइज जो है FM साहब को चाहिए कि इंडस्ट्री वाइज इशूज़ को एड्रेस करें ताकि उसके जो उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उनको फैसिलिटेट करें ना। तो डेफिनेटली देखें, हम हर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ाए, हर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि उसका वो टैक्स इंडस्ट्रियलिस्ट के इश्यूज क्या हैं अभी, वो क्या समझते हैं कि उनके चैलेंजेस क्या हैं? देखें, सबसे पहले तो जो अभी एक इजाफी टैक्सेस की बात हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि स्टेक होल्डर के साथ बैठ के इसको एड्रेस किया जाता। आप देखिए, आपको लगता है कि एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर्स हैं उन पे टैक्स लगाया जाए? क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी, एक मिनट, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर तो बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि देयर इज़ नो होली काउ, सबको टैक्स देना पड़ेगा। सबको टैक्स देने से मुराद ये कि जो दो सेक्टर्स हैं, ज़राअत और रिटेल, ये वो सेक्टर्स हैं जो अभी तक टैक्स उस तरह से नहीं देते आए। अगरचे ये सूबों की डोमेन में आता है, लेकिन अब विफाक इस पर बात कर रहा है कि अब टैक्स देने पड़ेंगे। तो डोंट यू थिंक कि ये जो 3.5 ट्रिलियन का अब इंक्रीज़ आने जा रहा है, यानी 9 ट्रिलियन से अब हम जा रहे हैं 12.9 ट्रिलियन के ऊपर जा रहे हैं, अगर हम यहाँ से 3.5 ट्रिलियन उन लोगों से लिया जाता है जो कि पहले टैक्स नहीं देते, हॉली काउस थे, अब अगर वो देना शुरू हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? नहीं, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी इसमें लिया जाएगा। मैं ये कहता हूँ
कि उसमें अगर एक तो टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, उसको हॉरिजॉन्टल नेटवर्क में लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स रेट में लाया जाए, जो टैक्स दे रहे हैं उनको तो रिलीफ दिया जाए ना, ताकि वो कुछ चल सके। देखिए इस वक्त इंडस्ट्री की ग्रोथ रुकी हुई, क्यों रुकी हुई? 1 मेरे ख्याल से 5 की ग्रोथ हुई है इस साल, जो कि बहुत कम है। 1.2 की हुई है। 1.2। देखिए उसकी रीज़न क्या है कि रीज़न ये है कि आपने इंडस्ट्री को क्या फैसिलिटेट किया है। इंडस्ट्री की जो बेसिक नीड है, आप इंडस्ट्री को एड्रेस तो करें कि आया जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, जो एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री जो हमारे अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही हैं, हमारी जब आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड भी है, हम कम्पीट भी कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए ना। तो शकील साहब आप ये देख रहे हैं कि 1.2 ग्रोथ हुई है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि 0.1 डिक्लाइन हुआ है एलएसएम में। चाहे आप यूं देख लें ग्रोथ को या आप देख लें एक बराबर है। यहाँ व्यूअर्स को ये बात बताना ज़रूरी है कि जब इंटरेस्ट रेट कम किया गया तो ये तकरीबन 1 साल के अरसे के लिए बिल्कुल सेम इंटरेस्ट रेट रखा गया था, यानी कि 22%। पिछले जून में आपको याद होगा कि 22%, वो नाजरीन जो अभी ज्वाइन किया है उन्होंने पीटीवी न्यूज़ को, उनको बताते चलें कि यहाँ पर 22% इंटरेस्ट रेट रखा गया था, क्योंकि 76 साल में पहली दफ़ा इतनी इन्फ्लेशन विटनेस की गई, यानी कि 38%, जो कि किसी भी मुल्क के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये भी एक बेहतरीन कारकर्दगी है कि 1 साल के अंदर अंदर इन्फ्लेशन के नंबर्स 38% से 11% पे आ जाते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त ये चेंज आया है। और अगर हम बात करें ओवरऑल इंटरेस्ट रेट साइकिल का, तो यकीनन अब ईजिंग की तरफ आ चुका है। जैसे कि अभी हमने देखा 150 बिप्स नेक्स्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी, उसमें भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 4 साल के अंदर ये फर्स्ट टाइम इसके अंदर गिरावट आई है, क्योंकि स्टेट बैंक एक सेपरेट एक एंटिटी है, और उस हिसाब से वो अपनी कैलकुलेशंस को मॉनेटरी पॉलिसी में हमें जो है वो ट्रांसलेट करते हुए नज़र आती है। और यही वजह हुआ है कि 4 साल के बाद उसने ये महसूस किया है कि हमारी जो इकॉनमी हीट अप हो रही थी उस पर थोड़ी सी बेहतरी आई है, जिसकी वजह से 1.5 की रिडक्शन हुई है। अगर से कहते हैं कि ये रिडक्शन थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। आदिल नवाज भट्टी साहब, हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक सर्वे की, उसके बाद फिर हम ज़रा ताकि नाजरीन को भी सही तरह से, तो क्योंकि मुश्किल काम होता है, ये जो अल्फाज का गोरख धंधा है, इससे थोड़ा आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे में हमने जिस तरह परफॉर्म किया, ख़ास तौर पे हमारे ज़राअत के शोबे में, गंदम, चावल, कपास 16.82% से इसने जो है ग्रोथ दिखाई है। हाउ डू यू सी कि हमने पिछले साल कितना बेहतर परफॉर्म किया तमाम चैलेंजेस के बावजूद जो कि हमें लाभ थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो देखें ना कि अंडर द IMF प्रोग्राम जो हमारा साल गुजरा है, कि किस तरह का वो प्रेशर टाइम था हमारा। और मतलब आप SBI की बात कर रहे हैं? किसी भी हवाले से आप देखें ना, हमारा जो अभी ये सर्वे आया लेटेस्ट, तो इसमें हमने जो अभी तक जो नज़रअंदाज कर रहे हैं मेन चीज़ कि हम IMF प्रोग्राम में थे, और उसके दौरान अब देखें सर्वे का पॉजिटिव होना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना उसका गैर जानबदार होना ज़रूरी था। और हमने जो इसमें जो देखा है, जो मैंने पॉजिटिविटी देखी है कि इसमें मैनिपुलेट बिल्कुल भी नहीं किया गया। जो ओरिजिनल फिगर्स हैं वो सामने लाए गए हैं, बिल्कुल जो चीज़ माइनस में गई है, नेगेटिव में गई है, नेगेटिव शो की गई है, जो पॉजिटिव में आई है पॉजिटिव शो की गई है। बड़ा बैलेंस सर्वे है। और बिल्कुल अब जब इस तरह बजट से ऐन पहले जो है वो सर्वे जारी किया, इसका मतलब है कि बजट बनाते वक्त तमाम सर्वे उनके मद्देनज़र था। तो उस हवाले से अब देखें कि IMF अब इस हार्ड टाइम के दौरान भी जो हमारी फिस्कल मैनेजमेंट है उसके रिजल्ट हमने देखे हैं कि क्या हैं। देखें कि हमारा इन्फ्लेशन रेट हम कहाँ लेके गए। अब जो इस IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए जब हमारे पर प्रेशर था, जिस अभी बात की गई कि 22% जो है उसको मेंटेन किया गया, तो उस वक्त हम पे प्रेशर था कि इसको बढ़ाया जाए। 25% तक भी हमारे पर प्रेशर डाला गया कि इसको 2 से 3% बढ़ाया जाए। उसको पूरा साल मेंटेन किया गया। और इस दफ़ा जो है वो पूरा हम पे प्रेशर डाला गया है कि जी किसी भी तरीके से इनको रोका जाए कि ये फिर इसको रिटेन किया जाए। लेकिन उसके बावजूद IMF प्रोग्राम के अंदर होते हुए भी इसके अंदर 1.5% जो है वो डिक्रीज़ जो है, ये हमारी एक गवर्नमेंट की अचीवमेंट है जिसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। और उसका हम देख रहे हैं सेंटीमेंट मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट उसका जिस तरह आया है। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद ये सितंबर में जाके तो इसको डिक्रीज़ करेंगे, लेकिन ये एक सरप्राइज़ इफेक्ट था जिसका बेनिफिट हमने देखा, जिसका मार्केट में हमने इसका वो देखा पॉजिटिव सेंटीमेंट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। देखें, अब एक चीज़ जो है कि अब हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि हमें अब इस टैक्सेशन के साथ जीने का फ़न आना चाहिए और काम करने का भी फ़न आ जाना चाहिए। अब अगर हम सोचें कि अब ये टैक्सेशन से बच के कारोबारी तबका जो है वो आगे चलेगा, तो मेरा ख्याल है कि अब ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल 100% कुछ रियलिटीज़ की भी बात यकीनन हमें करनी चाहिए। रियलिटीज़ की बात भी सामने रखेंगे, क्योंकि हमें रियलिटी में रहकर ही बजट बनाना है।
रियलिटी से हटकर विश लिस्ट के ऊपर बजट नहीं बन सकता। जो हम कर सकते हैं यकीनन जो गवर्नमेंट कर सकती है अपनी रिसोर्सेज के अंदर वही करेगी। इस डिस्कशन को सिलसिला जारी भी रखेंगे। और अभी जावेद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है, हमारा नुमाइंदा पार्लियामेंट हाउस से। वहाँ पे क्या इस वक्त सेंटिमेंट है, पार्लियामेंटेरियंस क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? जावेद, ओवर टू यू, बताइएगा। जी जावेद। शुक्रिया यासिर। इस वक्त हम जी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी गहमा गहमी है। अरकाने पार्लियामान जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मीडिया की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो प्रेस गैलरी की जानिब जा रहे हैं। माली साल 2024-2025 का बजट जो है वो पेश होने जा रहा है और ज़ाहिर है कि इस बजट के हवाले से बहुत सी तवक्कुआत भी हैं। अवाम जो है वो हमेशा से अपनी मुंतखब हुकूमत को देखती है अपने मसाइल के हल के हवाले से, लेकिन एक बात तो यकीनी है कि हम गुज़िश्ता कई सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बड़ी मुश्किलात का सामना है। और जब हमने देखा कि पहले पीडीएम की हुकूमत आई, उसके बाद अब दोबारा से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मखलूत हुकूमत आई है, तो जाहिर है इनकी जो तवज्जो है वो भी इस बात पे है कि किस तरह से इस बजट में हम जो है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए जितना मुमकिन हो सके वो आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। अगरचे के हालात बहुत सख्त हैं पाकिस्तान की मईशत के, हम ज़ाहिर है IMF के साथ प्रोग्राम में भी हैं, जो बाकी आलमी मालियाती इदारे हैं उनके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो इस पस मंज़र में इस बजट की अहमियत इसलिए भी बहुत अहम हो जाती है। याद रहे कि ये जो बजट है साल 2024-2025 का, ये 18,000 अरब से ज़ायद का बजट है और आज ज़ाहिर है जब बजट पार्लियामान में पेश होगा तो पहले इसकी वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वो पार्लियामान के अंदर अपना बजट पेश करेंगे। हुकूमत का जो बजट है ये सामने आएगा। इस पे ज़ाहिर है फिर हुकूमती जमातों का अपना एक मौक़िफ़ होगा, अपोजिशन का अपना एक मौक़िफ़ होगा, लेकिन सरेदस पार्लियामेंट का जो माहौल है वो बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़ी गहमा गहमी है यहाँ पे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो अरकान पार्लियामेंट जावेद इकबाल, ये बताइएगा, आप लेकिन पार्लियामेंट के माहौल के हवाले से बात कर रहे हैं, अक्सर देखा हमने कि अपोजिशन एक किरदार अदा करती है, अपोजिशन को यकीनन वो किरदार अदा भी करना चाहिए, लेकिन कई दफ़ा हमें तामीरी से बढ़कर कुछ किरदार अदा करते हुए वो नज़र आ रहे होते हैं। तो इस मरतबा आपकी कोई अपोजिशन के किसी रहनुमा से बात हुई हो, उनका क्या कहना है बजट के हवाले से, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो हुकूमती बेंचेस में बैठे हुए अरकान हैं वो इस बजट को लेकर कितने ज़्यादा जो है वो पुरुमीद नज़र आते हैं कि ये बजट अवाम दोस्त बजट होगा, क्योंकि वो अवाम को ही रिप्रेजेंट करते हैं ऐवान के अंदर। जी यासिर, सूरत हाल इस वक्त ये है कि ज़्यादातर अभी हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती बेंचेस से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट हैं वो अब से कुछ देर पहले तक ज़्यादा तादाद में दिखाई दिए हैं। अपोजिशन से अब हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग अभी आए हैं, चूँकि पार्लियामेंट का इजलास 4 बजे शुरू होना है और ये बजट 4 बजे के बाद पेश होगा पार्लियामान के अंदर, तो थोड़ी देर में मुझे लग रहा है कि अपोजिशन के अरकान भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो हमने देखा है हुकूमती अरकान, जिनमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, वो बड़े एतमाद में नज़र आते हैं। वो ज़रूर ये कहते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है, लेकिन इन मुश्किलात में रहते हुए, इन मुश्किलात के अंदर रहते हुए, और जो पाकिस्तान की एक मुश्किल माशी सूरत हाल है उसके अंदर रहते हुए हमने हद्दुल वसा कोशिश की है कि हम एक मुनासिब बजट देने की कोशिश करें। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक़ है तो हम और आप ज़ाहिर है हम सहाफ़ी हैं, हमारी मुलाकातें भी होती रहती हैं। एक तो जैसे कि आपने पहले भी कह दिया कि हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन का किरदार है वो उस तरह से हमें दिखाई नहीं दिया जिस तरह से होना चाहिए, और हम बार बार ये कहते रहे कि जमहूरियत की पटड़ी को अगर चलाना है और निज़ाम को एक सलीक़े से आगे लेके जाना है तो उसमें न सिर्फ हुकूमत का किरदार होता है बल्कि उसमें अपोजिशन का भी उतना ही किरदार होता है।
लेकिन हमें ऐसा लगा पिछले कुछ महीनों के अंदर कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन है जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है, वो हमें एक ही एजेंडे के पीछे या एक ही एजेंडे की बुनियाद पे ही हमें नज़र आए, उनको एहतजाज की शक्ल में नज़र आए। अभी तक वो एक अपनी तरफ से एक कुछ एजेंडा या कोई एक प्रोग्राम पेश नहीं कर पाए कि जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाए कि वो हुकूमत के सामने कोई प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, सिवाय इसके कि उनके बानी चेयरमैन हैं, उनकी रिहाई के हवाले से वो मुतालबात करते हैं और इसी हवाले से उनकी सारी बातें घूम रही हैं। लेकिन आज का जो इजलास है ये इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि हम देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान के मंजरनामे में मुज़ाकरात की गुफ्तगू जारी है, लेकिन अभी हम जो है वो और अपडेट्स भी शेयर करें। यासिर, अगर हम बजट के हवाले से बात करें तो तमाम लोग इसी बारे में सोच रहे हैं कि एक्चुअली बजट में आएगा क्या, बजट के हवाले से क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन से टैक्सेस इंप्लीमेंट होंगे। आज हमने स्टॉक मार्केट की भी बात की, इसीलिए कि यहाँ से तो चले उन्हें रिलीफ मिल गया कि एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक ही बजट आने से पहले इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट ने भी वहाँ से ईजिंग दे दी और साथ साथ अभी और चीज़ें अवाम दोस्त पॉलिसीज़ के हवाले से भी आएंगी, क्योंकि आपने देखा था ताजिर दोस्त स्कीम भी बजट से पहले लॉन्च की गई थी, क्योंकि टैक्सेस को जो है वो हम कह सकते हैं कि बढ़ाया जाए या टैक्सेस के हवाले से जो है मजीद इम्प्लीमेंटेशन की जाए। मैं नासिर इकबाल साहब से पूछूंगी। नासिर इकबाल साहब, सर्वे का ही जिक्र हो रहा था और एग्रीकल्चर के ऊपर बात हो रही थी यहाँ पर, तो मैं एग्रीकल्चर से ही कंटिन्यू करना चाहूँगी कि कल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सर्वे के हवाले से। जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी रेट था उसने इतना काम नहीं किया जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ने काम किया। तो ये कितना आपको इम्पॉर्टेंट लगता है कि बम्पर क्रॉप, इस बार तो हमें बड़ा मज़ा आ गया, जैसे एग्रीकल्चर साइट पे वीट की बात करें, कॉटन की बात करें या राइस की बात करें, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सेवियर रहा है एग्रीकल्चर। बिल्कुल। देखिए, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेट बैंक इस चीज़ पे यकीन रखता है कि ये इन्फ्लेशन हम इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि आपने खुद भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि तकरीबन पिछले 1 साल से हमने इसको 22% पे रखा हुआ है, तो उससे हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं। लेकिन ये तो वेस्ट का फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हमारी इकोनॉमी में होता हुआ कैसा लगता है? नहीं हो रहा ना, क्योंकि स्टेट बैंक की देख लें इस पॉलिसी को कि उन्होंने 1 साल इसको कंटिन्यू रखा, फिर भी इन्फ्लेशन नीचे नहीं आया। इन्फ्लेशन नीचे कैसा आया? जब आपके एग्रीकल्चर ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, आपकी प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ी, आपने इतनी टाइट पॉलिसी रखी हुई थी कि आपकी पूरी की पूरी डिमांड जो है वो नीचे आ गई। जब डिमांड नीचे आई, आपका बिजनेस हर्ट हुआ, तो उससे क्या हुआ, लोग जब डिमांड कम कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। तो ये हमें भी देखना होगा कि हमारा इन्फ्लेशन किस वजह से कम आया, क्या ये इंटरेस्ट रेट की वजह से कम हुआ या जो हमने इतनी डिमांड को कम कर दिया उसकी वजह से कम हुआ। तो डिमांड तो आप देखें, जिसकी जरूरत है वो तो इस्तेमाल करेगा। मैं आप हम हाउस होल्ड जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो तो कर रहे हैं, वो तो देखें ना, मैंने 2 रोटियां खानी है वो तो मैं खाऊंगा, लेकिन डिमांड ऐसे कम होती है कि अगर मैंने 4 दफ़ा ट्रैवल करना था, अब मैं नहीं कर रहा ड्यू टू वेरियस रीजन। तो उसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखें इकानमी कहाँ से ऊपर जाती है, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर से, आपके सर्विस सेक्टर से, दोनों की ग्रोथ रेट। एग्रीकल्चर भी देखिए, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या आपकी जीडीपी में 20%, आपकी जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 57% आपकी सर्विसेज की और बाकी आपकी, ठीक है, उनकी ग्रोथ रेट देख लें। ठीक है। अब एग्रीकल्चर किस हद तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ लिंक, आपका 95% जो फार्मर है वो तो छोटा फार्मर है, जिसके पास 1 एकड़ 5 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन है, वो तो बेचारा ना गवर्नमेंट से लोन ले सकता है, ना उसको सस्ती फर्टिलाइज़र मिलती है, उसको तो वो जो फर्टिलाइज़र भी मिली वो भी ब्लैक में मिली। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम अगर सामने दिख गया ना एविडेंटली कि ये फॉर्मूला नहीं काम कर रहा, अब हमने आगे की तरफ जाना है ना, अब हमें आगे का सोचना है। ठीक है, हमें ये सारे इशारे बता रहे हैं कि हम पॉजिटिव नोट पे हैं, हम अच्छे की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले जिसको हमें फोकस करना है वो हमें अपने बिजनेस को फोकस करना है। ठीक है। तो हमारा जो सारे करना क्या है, कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैं आपको वही, अगर आप मुझे टाइम दें तो आई कैन एक्सप्लेन। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आदिल नवाज भट्टी साहब को भी इसमें शामिल कर लेता हूँ। क्या वजह हुई सर्विसेज सेक्टर ने हमें उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? साइज़ जैसे नासिर साहब ने कहा कि 57-58% इसका टोटल इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन होता है, इस मरतबा हमने उसकी ग्रोथ वो नहीं देखी जो कि हमें प्रीवियस ईयर्स के अंदर नज़र आती थी।
देखिए ओवरऑल जैसे मैंने बताया ना कि जो मार्केट सेंटीमेंट था, जिस हवाले से भी चीज़ें चल रही थी, ये पिछला साल हमने रेड करना है अपने IMF प्रोग्राम के साथ। अब हम देखें, अब स्टेप एक हमें फॉरवर्ड देखना है। पिछला जो भी चीज़ें रह गई वो रह गई, अब हमने आगे स्टेप फॉरवर्ड क्या करने हैं, हमने जाना किस तरफ है। देखें गवर्नमेंट से लेके हर सतह के ऊपर ही अब इस चीज़ की सोच पाई जाती है कि अब हमने प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना है। हमने स्टेट ओन जितना भी हमारा सेटअप है, सारा एंटरप्राइजेज जितनी भी हैं वो सारे क्लोज करने, हमने प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना है। प्राइम मिनिस्टर अभी जब चाइना गए हैं तो साथ उनके जितना डेलीगेशन गए हैं वो मोस्टली बिजनेसमैन के ऊपर था। बिल्कुल, अब जो है वो ये रियलाइजेशन मौजूद है। अब देखें प्राइवेट सेक्टर के लिए बेसिक क्या है कि सबसे पहले हमने जाना है स्टार्टअप्स के लिए। देखें सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, हमारा एग्रीकल्चर है, जो भी है वो सारी अपनी जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में नज़र भी आ रही हैं सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद देखें जो हमारी मुल्क को सर्वाइवल देगा बिजनेसमैन देगा और प्राइवेट सेक्टर देगा। और अब ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि गवर्नमेंट ने इससे निकलना है, बिजनेस से निकलना है। अब जब हमने प्राइवेट सेक्टर की तरफ जब जाना है तो स्टार्टअप्स की तरफ जाना है। स्टार्टअप्स के लिए हमारे पास क्या है, देखें इस वक्त जो अब बजट आ गया, अब हम इसको ये जो प्री बजट सेशन कर रहे हैं, आप इसको पोस्ट बजट सेशन भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो कुछ बनना था नहीं, जो कुछ बनना था वो बन चुका, अब वो सिर्फ प्रेजेंट होना रह गया, सारा काम ओवर, अब तो उन्हें जाके पेश करना है। अब आगे जाने का हमने रास्ता निकालना है, वो हमारे पास रास्ता सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है। देखें दुनिया में कहीं भी, इंडिया को देखें, बांग्लादेश को देखें, इसको किसने उठाया है? प्राइवेट सेक्टर ने उठाया, इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर ने उठाया। हमें मनमोहन सिंह ने जब इसको ओपन किया तो उसके बाद फिर इनकी इकोनॉमी काफ़ी ग्रो की। बिल्कुल, अब देखें ना कि जिस तरह बार बार एग्रीकल्चर की बात हो रही है, वो पुराना फार्मूला किसी पार्टी वाला से बात नहीं कर रहा कि रोटी कपड़ा मकान। रोटी क्या है? एग्रीकल्चर है। कपड़ा क्या है? टेक्सटाइल है। देखिए अब जैसे जैसे दुनिया बदल रही है तो चीजें जो है वो काफी चेंज हो गई हैं। आप लोगों ने सर्विस सेक्टर का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर एक चीज वाजे करना जरूरी है कि IT सेक्टर काइंड ऑफ इट्स अ सर्विसेज सेक्टर, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसकी 62% ग्रोथ हुई है। यू आर सेइंग कि 62% इज अ ह्यूज ग्रोथ। खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं। नहीं, वो तो ऑलरेडी हमारे पास 20-25 तो टैक्स हॉलिडे 27 बिलियन रुपीस रखे जा रहे हैं IT की ग्रोथ के लिए। स्ट्रेंथ जो है IT के लिए तो IT पार्क और फिर SIFC के अंदर IT सेक्टर को रखा गया है। शकील साहब को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। जी शकील साहब साइड पे बैठे हैं। नहीं लेफ्ट साइड पे बैठे तो क्या हुआ जी। आई एम श्योर कि आप इस बात से एग्री करेंगे कि जो गवर्नमेंट ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है ख़ास तौर पे बिजनेसमैन को एंगेज करने का, जैसे आपने कहा ना कि हमारी तजवीज़ ये ले लेते और हमें ऑन बोर्ड लेते। गवर्नमेंट जैसे अभी SOEs को प्राइवेटाइज करने जा रही है, 24 के करीब उन्होंने ईयर मार्क कर ली कि ये तो करना ही करना है, हमें जो मर्जी हो जाए। इस स्टेप को आप किस तरह देखते हैं? नंबर 2, ख़ास तौर पे बजट के हवाले से जो इस वक्त टैक्सेस की बात हुई, टैक्सेस से हट के ज़रा बात कर लेते हैं कि जो ग्रोथ की बात हो रही है, ये बजट आपको ग्रोथ ओरिएंटेड लगता है या स्टेबिलिटी ओरिएंटेड लगता है ये बजट? देखें, एक तो ये बात बिल्कुल सही है, बजट जो इस वक्त हालात हैं उन हालात के मुताबिक तो ये स्टेबिलिटी ओरिएंटेड कह सकते हैं हम कि इस वक्त जो बजट पेश किया गया है। अभी बात हुई थी डिमांड की, तो डिमांड तो देखें इंडस्ट्री तो ऑलरेडी, इंडस्ट्री ने 2 शिफ्टें ख़त्म कर दी हुई थी, तो आप डिमांड कैसे, अब ज़ाहिर बात है ना, उसने स्लो डाउन होना ही होना था कि 2 शिफ्टें जब ख़त्म हो जाएंगी, एक शिफ्ट के ऊपर इंडस्ट्री चल रही होगी, तो फिर वो कहाँ से कहाँ बात चली जाएगी। दूसरी बात ये है कि हम टैक्स देने का, देखें बिजनेसमैन टैक्स देने से, कोई भी जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं कोई भी इनकार नहीं करता, टैक्स ही से मुल्क चलता है, हम इस चीज़ के इनकार, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसमें अगर आप स्टेक होल्डर्स को शामिल कर लें, उनकी राय ले लें, सेक्टर वाइज उनकी राय ले लें, तो मैं समझता हूँ उससे मजीद बेहतरी आ जाएगी। रिटेलर्स को कितनी मरतबा ऑन बोर्ड करने की कोशिश की है? आप भी बिजनेस सेंटीमेंट को बड़ी तरीके से समझते भी हैं, तो ये बताएं कि रिटेलर्स को गवर्नमेंट ने बारहा कहा। आई रिमेंबर मिफ्ता इस्माइल साहब के टाइम में भी हुआ, उसके बाद फिर इसहाक डार साहब जब आए उस वक्त भी हुआ, अब जो सेनेटर साहब हैं, ये औरंगजेब साहब जो हैं, ये भी ऑन बोर्ड लेने की बात कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद है रिटेलर्स की, लाखों के अंदर, मेरा ख्याल है 35 से 40 लाख रिटेलर्स हैं, और रजिस्टर्ड कितने हैं? मेरा ख्याल है 20-22 हज़ार भी नहीं है रजिस्टर्ड। नहीं, वो बेसिक उसकी रीज़न ये है कि रजिस्टर्ड उनको, अगर देखें, अगर ये तरीके से किसी चीज़ को एड्रेस करें, कैसे करें, तो रजिस्टर्ड होने में कोई इशू नहीं है किसी को भी, रिटेलर्स भी उसमें आने को तैयार हैं, बट इशू ये है कि आया उसको
उसका कोई पहले कोई पैटर्न तो बनाया जाए। क्या है उस उन्होंने आईडी कार्ड के ऊपर किया तो इन्होंने ऐसी जांच कर दी, NIC इज द एनटीएन नंबर, ये इस टाइप की जो एक हम कह सकते हैं ना स्कीम्स, वो भी कामयाब जो है वो करने की कोशिशें की गई है किसी ना किसी तरीके से। रिटेलर्स जो है वो फिर वही बात करूंगा कि स्टेक होल्डर्स से उस पर मशावरत किए बगैर ना, तो सर चैम्बर से तो प्रपोजल्स लिए जाते हैं ना? नहीं, चैम्बर से प्रपोजल सिर्फ लिया जाता है ना, प्रपोजल के ऊपर अमल नहीं किया जाता। प्रपोजल आप लेते हैं, आप चैम्बर्स को पहले ऑन बोर्ड लेना, एसोसिएशन को पहले ऑन बोर्ड लेना, मतलब बिफोर टाइम ऑन बोर्ड लें। इसमें गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू चाहिए ना, तो रेवेन्यू तो हम उसमें उनको हेल्प करेंगे, हम इनकार नहीं कर रहे, हम हेल्प करेंगे। आप इंडस्ट्री वाइज उसके ऊपर जो टैक्सेस का रेशियो है आप इंडस्ट्री के साथ डिस्कस करें ना, कि जो उसके इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें। एटलीस्ट ये तो बता दें, हम आपको शामिल करते हैं। बिल्कुल शकील साहब एक बात बता दें, इस बार सुपर टैक्स होगा नहीं होगा? मैं तो कहता हूँ नहीं होना चाहिए। इस वक्त है। चलिए, चौधरी मोहम्मद अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप स्काइप पे मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अकमल साहब, वेरी वार्म वेलकम बजट ट्रांसमिशन में। थैंक यू वेरी मच। जी अकमल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अकमल साहब, रिटेल सेक्टर के ऊपर बात हो रही है, तो रिटेल सेक्टर को कैसे टैक्स नेट में लाया जाए, जबकि रोज का हम देखते हैं कैश का कारोबार है, रोज जो है पैसे की लेन देन होती है, पता नहीं लगाया जा सकता कि कितना कारोबार हुआ। तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क है, तो जो कैश इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करना। देखिए, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादातर काम होता ही कैश में है, और रिटेल सेक्टर इस हवाले से जो है ना बड़ा खुशकिस्मत साबित हुआ है अब तक कि उसको जो है वो टैक्स पे नहीं करना पड़ता इसके ऊपर। जाहिर है उसके लिए जो है वो FPR ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और फिर वो जो पॉइंट ऑफ सेल्स इंट्रोड्यूस करवाया है वो बेसिकली रिटेलर्स के लिए ही है। अब ये है कि बजाय इसके कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके ये डरा धमका के किया जाए कि जी हम ये बिजली के बिल जो है ना वो बिजली काट देंगे या मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर देंगे, उनको थोड़ी सी अट्रैक्शन दी जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा, बजाय इसके कि जो है वो उनको थोड़ा सा किस टाइप की अट्रैक्शन होनी चाहिए चौधरी साहब, ये तो बताइए। देखिए, इस टाइप की अट्रैक्शन हो सकती है जैसे प्राइजेस वगैरह का एक वक्त में शुरू किया था कि जो प्राइजेस दिए जाएंगे उससे कितने रजिस्टर्ड हो गए अकमल साहब? उससे इतने मैं बता रहा हूँ, हौसला अफजा नताइज तो नहीं मिले ना? मैं यासिर भाई बता रहा हूँ। देखें, उसके अलावा और भी मैं बता रहा हूँ अट्रैक्शन क्या दी जा सकती। उसके अलावा ये है कि जी आप अगर एयरपोर्ट्स के ऊपर जाएंगे तो आपको ट्रीटमेंट अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, हॉस्पिटल्स में अच्छी सहूलत दी जाएगी। तो इस टाइप के इंसेंटिव्स जब बेसिकली उनको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे ना, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, आप कह सकते हैं कि जी किसी भी प्राइवेट इदारे में आपका बच्चा तालीम हासिल करेगा तो विल गिव 10% डिस्काउंट। तो दीज टाइप ऑफ इंसेंटिव्स जब तक ऑफर नहीं किए जाएंगे ना, तो फिर वो रिटेल सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, वो टैक्स की तरफ जो है ना वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन जहां उसको नजर आ रहा होगा कि जी मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, मेरा फायदा भी हो रहा है। अकमल साहब वो तो दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी कि पहले हमें नजर आए कि हमारा जो पैसा है वो सही मानों में लग रहा है तो हम टैक्स देंगे। अब ये जो लॉजिक अगर इसको हम देखते जाएं तो इसको ट्रांसलेट करने की हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी सोच के मुताबिक वो ये करेगा। तो क्या जो विल एक होती है कि हमने टैक्स अगर नहीं देना तो हुकूमत क्या करेगी? अभी हुकूमत का इसको जो मुजवजा दस्तावेज सामने आने लगी है, ये कोई 9 ट्रिलियन के करीब जो है ये कर्ज लेकर अपने मामलात को आगे चलाएगी। तो कैसे हो सकता है कि फिर रिटेलर भी आराम से बैठा रहे, एग्रीकल्चरिस्ट भी आराम से बैठा रहे, वो भी टैक्स ना दे, और जो टैक्स पेयर्स है ऑलरेडी उसकी स्लैब्स जो है वो कम किए जाएं तो जो है वो अपना डिफरेंस कम कर सकते हैं। तो डू यू थिंक जो विल पावर होनी चाहिए टैक्स देने की वो नजर आती है? आप की इंटरेक्शन भी रहती है इस हवाले से? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मसला इस वक्त ये है कि हमारा जो मुल्क पिछले 74-75 साल से जो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है ना, तो वो नाजुक मोड़ अभी तक खत्म होने में नहीं आ रहा। और यकीन करें इसके ऊपर जो है ना वो ऑक्सफोर्ड के ऊपर बाकायदा टॉपिक देते हैं रिसर्च के हवाले से, तो इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है नाजुक मोड़ के ऊपर। ये नाजुक मोड़ क्यों नहीं खत्म होने में? सर, नाजुक मोड़ के लिए SIFC बनाई गई ना, नाजुक मोड़ को खत्म करने के लिए SOEs को प्राइवेटाइजेशन की गई, यानी कि PIA को आप देख सकते हैं उसकी ट्रेडिंग बंद कर दी गई है स्टॉक मार्केट के अंदर, और फाइनली ये प्राइवेटाइज होने जा रही है, बिड्स लग चुकी है नाजुक मोड़ को मेंटेन करने के लिए। अच्छा चले जी, आप जल्दी से आप कंक्लूड करें ताकि फिर न्यूज़ ब्रेक की तरफ भी जाना है।
अच्छा, मैं बस सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि वो नाजुक मोड़ का मतलब ये है कि आपने सही आइडेंटिफाई किया है कि इस वक्त जो है वो हुकूमत खड़ी नेगेटिव में हुई है। इतना कर्जों का बोझ हो चुका है कि उन्हें उनका जो सूद है तकरीबन 9,500 अरब रुपए जो है वो इस मरतबा सूद देना पड़ेगा कर्जों के ऊपर। और जो विफाकी हुकूमत है उसको सूबों को देने के बाद इतना नहीं बचेगा उसके पास कि वो जो है ना अपने 56 अखराजात पूरे कर 57% तो सके। सूबे चले जाते हैं सूबों में। जी हाँ, जी हाँ। तो उसके बाद जो है ना वो तकरीबन उनके पास जो है ना 7,500-8,000 अरब रुपए बचेगा। तो डे वन से ही आपकी हुकूमत तो नेगेटिव में खड़ी है। तो उसको फिर आप कैसे कह सकते हैं? तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा कमिटेड एफर्ट्स की जरूरत है। और वो एफर्ट्स क्या हो सकते हैं जिसमें SIFC का इन्होंने जिक्र किया, नो डाउट SIFC इज नीड ऑफ द डे, जिसमें सारे के सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चारों वज़राए आला हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और प्राइम मिनिस्टर है। और इन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट्स की हैं, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए। बहुत ज़्यादा इनकी एफर्ट्स हैं और इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में नज़र आएगा कि ये इनकी एफर्ट्स जो हैं वो फ्रूटफुल साबित होंगी। लेकिन उसके लिए बहरहाल आपको पता है कि थोड़ी बहुत जो है ना वो वेट करना पड़ेगा, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और हमें इस नाजुक मोड़ से निकलना पड़ेगा। जी तो ठीक, कड़वी पॉइंट गोली है वो पीनी पड़ेंगी। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, साथ ही रहेगा किरण। ट्रांसमिशन के सिलसिला जारी सारी रहेगा। अब वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का, न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिए।